वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, मैं आमिर खान फिर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इन द लर्निंग ऐप पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम राष्ट्रपति की संसद से जुड़ी हुई जो शक्तियां हैं, जिनको आप कहते हो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, उनके संबंध में चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में हमने अनुच्छेद 80 के बारे में चर्चा की, ठीक है, 85 के बारे में चर्चा की। उसी के अलावा हमने अनुच्छेद 108 के बारे में, जिसमें संयुक्त बैठक है, उसकी चर्चा की। और 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों की भी हमने बात की, ठीक है। लास्ट हमने बात की थी राष्ट्रपति की अनुच्छेद 123 में दी गई अध्यादेश शक्ति के संबंध में, लेकिन उसे हम पूरा नहीं कर पाए थे। आज फिर से वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं और हमारा जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में अगला जो आर्टिकल होगा वो होगा आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123, ठीक है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की एक शक्ति है जिसे आप कहते हो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस। अध्यादेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डिनेंस कहेंगे। करने की शक्ति, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला सवाल यहां अध्यादेश से जुड़ा हुआ यह बनता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है वो कौन से अधिनियम या कौन से देश के संविधान से प्रेरित है या ग्रहण की गई है, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये 1935 के, किसके? 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत के शासन हेतु एक जो अधिनियम लाया गया, भारत शासन अधिनियम, जो सबसे बड़ा अधिनियम था, ब्रिटिश काल में पारित किया गया, उसी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात कही गई थी। और राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति जो है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही प्रेरित मानी जाती है, ठीक है। देखिए, क्या है अध्यादेश? अध्यादेश जारी क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है। अब समझिए, देखिए, अगर हम साधारण परिस्थितियों में बात करें तो देखिए भारत में कानून या अधिनियम कैसे बनता है उस संबंध में बात करेंगे। देखिए, भारत में मान लीजिए कोई कानून बनाना है, तो मान लीजिए संसद को कोई कानून बनाना है, ठीक है, संसद को कोई कानून बनाना है और संसद इस कानून बनाने के लिए उसका पहले एक कच्चा चिट्ठा बनाएगी, एक परफॉर्मा तैयार करेगी, जिसे आप कहते हो बिल। क्या कहते हैं दोस्तों? बिल। और इसका एक हिंदी नाम भी आप लेते हो विधेयक, ठीक है। हालांकि संसद का जो टॉपिक पढ़ेंगे तब इनको हम क्लियर रूप से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधेयक या बिल संसद के किस सदस्य द्वारा पेश किया जा रहा है, यानी कि पेश करने वाला कौन है। इस आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला विधेयक होता है जिसे कहते हैं सरकारी विधेयक। कौन सा विधेयक कहेंगे? सरकारी विधेयक। और दूसरा जो विधेयक होता है उसे कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। क्या कहेंगे दोस्तों? गैर सरकारी विधेयक। तो पेश करने वालों के आधार पर कि विधेयक को संसद में पेश कौन कर रहा है, इस आधार पर विधेयक 2 प्रकार के होंगे, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सवाल ये उठता है कि सरकारी विधेयक क्या होंगे, गैर सरकारी विधेयक क्या होंगे। तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसा विधेयक है, यदि कोई ऐसा विधेयक है जो मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जा रहा है, तो ऐसा विधेयक सरकारी विधेयक कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा विधेयक जो मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के अतिरिक्त अन्य किसी संसद सदस्य द्वारा, यानी कि मंत्रिपरिषद को छोड़ दिया जाए तो अन्य संसद सदस्यों द्वारा, यदि अब वो सत्ता पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का भी हो सकता है, जरूरी नहीं सत्ता पक्ष का ही हो, ठीक है, अन्य संसद सदस्यों द्वारा जो लाया जाएगा जो विधेयक, उसे कहा जाएगा गैर सरकारी विधेयक। तो पेश करने वालों के आधार पर विधेयकों के प्रकार होते हैं 2, ठीक है, और इनमें निहित तत्वों के आधार पर विधेयकों की संख्या होती है 4। ऐसे कौन कौन से? हालांकि मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार आपको रिपीट हो जाएगा। देखिए, पहला जो विधेयक होगा दोस्तों वो कहलाएगा साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, ठीक है। दूसरा जो विधेयक होगा इसे कहा जाएगा धन विधेयक।
तीसरा जो विधेयक होगा इसे कहा जाएगा वित्त विधेयक, और चौथा जो विधेयक होगा इसे कहा जाएगा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। अब यदि इनके आर्टिकल की हम बात करें तो साधारण विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 107 में है, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है, वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में है, और संविधान संशोधन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 368 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये होता है विधेयक, ये प्रोसेस होती है। संसद में एक विधेयक आएगा जो या तो सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा, और वो किससे जुड़ा होगा, या तो धन से या वित्त से या संविधान से या साधारण होगा। ठीक है। ऐसे एक परफॉर्मा लाया जाएगा, फिर संसद के ये हर एक सदन में उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। संसद के समक्ष उसे रखा जाएगा, और यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है, पेश हो जाता है, देन उसके बाद ये जाएगा किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए। ठीक है। तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए उसके पास वीटो पावर है अनुच्छेद 111 में। ठीक है ना। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, उस पर सहमति दे देता है, तो जो अब तक विधेयक था वो अब क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ये एक प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाए कि संसद के सदन की संसद के दोनों सदन जो हैं, या फिर एक सदन किस में ना हो दोस्तों, सत्र में ना हो, सत्र में नहीं हो, और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिन पर अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, यानी कि उस विषय पर कानून जो है बनाने के लिए इतना समय नहीं है कि संसद के उस सदन के लिए सत्र बुलाया जाए, सत्र में फिर विधेयक लाया जाए, विधेयक के पश्चात उस पर चर्चा की जाए और फिर उसे राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाए। मान लीजिए ऐसा इतना समय राष्ट्रपति के पास नहीं है, और राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भैया ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही जरूरी है, नितांत कार्यवाही जरूरी है, और उसके लिए अब हाल फिलहाल में ही एक कानून होना जरूरी है, और इतना समय राष्ट्रपति के पास नहीं है कि वो संसद को दोबारा बुलाए, बैठक दोबारा बुलाए। तो ऐसे कंडीशन में जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के तहत एक आदेश जारी करता है। ठीक है। और इसी को आप क्या कहते हो दोस्तों, अध्यादेश कहते हो। ठीक है। और इस अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो किसी एक अधिनियम का होता है, इसका प्रभाव वही होगा जो किसी अधिनियम का होता है, एक कानून का होता है। यानी कि एक कानून की तरह है, व्यवहार करेगा, लेकिन ये एक ऐसा कानून है जो मौखिक है, यानी कि राष्ट्रपति ने घोषणा की और तुरंत के तुरंत क्या हो गया, वो कानून का रूप धारण कर लेगा। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे आपको याद होगा कुछ साल 2 साल पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री महोदय जी एक दिन आते हैं टीवी पर रात को 8 बजे और घोषणा, उन्हें 8 बजे आने का बड़ा शौक है, रात को आएंगे 8 बजे और उन्होंने कहा कि कल से 1000 और 500 के नोट जो होंगे वो इनवैलिड होंगे। और आपने देखा उनकी ये मौखिक जो घोषणा थी इसने पूरे देश में कानून की तरह कार्य किया, और जो नोट थे वो इनवैलिड हो गए, रद्द हो गए। समझ रहे हो ना। अब देखिए ऐसे ही राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वो चाहें तो ऐसा कोई मौखिक कानून बना सकते हैं, लेकिन क्या यह राष्ट्रपति की स्वतंत्र शक्ति है, स्वविवेक शक्ति है? नहीं, ऐसा केवल वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई अध्यादेश जारी हो गया, इस अध्यादेश का जो प्रभाव होगा दोस्तों, इस अध्यादेश का प्रभाव 6 सप्ताह तक बना रहेगा। कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति जो हैं अब वो बाध्य हैं इस बात के लिए कि वह 6 सप्ताह के भीतर संसद की बैठक बुलाएंगे। किसकी बैठक बुलाएंगे दोस्तों? संसद की बैठक बुलाएंगे। और यदि उन्होंने नहीं बुलाया तो ये 6 सप्ताह बाद ये जो अध्यादेश था यह स्वतः ही खारिज हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव खत्म हो जाता है।
मान लीजिए राष्ट्रपति जो है वो इस अध्यादेश को अधिनियम के रूप में पारित करना चाहते हैं, इसे लिखित रूप देना चाहते हैं, तो 6 सप्ताह में वो संसद की बैठक बुलाएंगे दोनों सदनों की, और दोनों सदनों के समक्ष इस अध्यादेश को वो अनुमोदन हेतु रखते हैं, यानी स्वीकृति हेतु रखते हैं। और यदि संसद के दोनों सदन जो हैं वो इसे स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तो स्वीकृति प्रदान कर देने के पश्चात ये जो अध्यादेश था दोस्तों, ये अधिनियम का रूप धारण कर लेता है या अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है, अर्थात एक्ट बन जाता है। ठीक है। लेकिन यदि संसद के सदनों ने या किसी सदन ने उस अध्यादेश पर क्या नहीं की, अपनी स्वीकृति नहीं दी, तो भी ये अध्यादेश का प्रभाव खत्म हो जाता है। और एक दूसरी बात ध्यान ये रखना कि राष्ट्रपति जो है वो सूची के हर विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो इसे मैं यूं भी कह सकता हूं कि राष्ट्रपति राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर अध्यादेश जारी कर सकता है। समझ रहे बात? ठीक है। राज्य सूची पर क्योंकि राष्ट्र संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक अलग तरीके से वो राज्यसभा का विशेष अधिकार है। लेकिन अभी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संसद के सदन सत्र में नहीं है, तभी तो अध्यादेश जारी किया जा रहा है। तो केवल केंद्र सूची और राज्य समवर्ती सूची के विषयों पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसे दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकता है या जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, यहां उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक आसानी से समझ आ गया होगा। ये कुछ राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी जिनमें हमने अनुच्छेद 79 को पढ़ा, अनुच्छेद 83 को पढ़ा, 85, 86, 87, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 123, इनके संबंध में हमने जाना। ठीक है। अब हम राष्ट्रपति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब हम चालू करते हैं हमारा नया टॉपिक। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। ठीक है, न्यायिक शक्ति। ठीक है, देखिए, यानी कि न्यायपालिका से जुड़े हुए राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार हैं उनके संबंध में इसमें चर्चा करेंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, वो है आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 में दरअसल जो शक्ति है राष्ट्रपति की, उसे हम कहते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ठीक है दोस्तों, अब क्या है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, उससे हम समझते हैं। देखिए, दरअसल अनुच्छेद 72 में चूंकि राष्ट्रपति जो है वो देश का संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है, संसद का अभिन्न अंग है, इसी कारण इसी नाते उसे एक कुछ अनुच्छेद 72 के तहत कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं और कहा गया है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह सर्वोच्च न्यायालय या मैं कहूं न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका से दंडित, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका से दंडित किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकता है। ठीक है, देन उसके अलावा सजा का प्रविलंब कर सकता है, सजा का परिहार कर सकता है, सजा का लघुकरण कर सकता है, और सजा पर क्या लगा सकता है दोस्तों, विराम भी लगा सकता है।
एग्जामिनर हमेशा इन शब्दों को लेकर ही आपसे सवाल पूछता है। वो इसमें मैच मेकिंग वाला सवाल देता है। वो चार तरफ एक तरफ इनमें से चार शब्द लिख देगा और दूसरी तरफ उस शब्द का मतलब लिखेगा और पूछेगा निम्न में से सही सुमेलित नहीं है या निम्न में से सही सुमेलित है, छांटिए। ऐसे सवाल यहां से बनाकर आपको दिए जाते हैं और आरपीएससी खास तौर से ऐसे सवालों की ओर बढ़ रही है। उसका ट्रेंड वर्तमान में अगर हम देखें तो मैच मेकिंग से जुड़े हुए सवाल और सत्य और असत्य कथन से जुड़े हुए जो सवाल है उन पर ज्यादा फोकस कर रही है। तो आपको राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में जो ये शब्द दिए हुए कि राष्ट्रपति न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंब कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है या सजा पर विराम भी लगा सकता है, इन शब्दों का मतलब क्या है वो समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा क्षमा। पहला शब्द क्या है दोस्तों? क्षमा। दरअसल क्षमा का मतलब होगा पूर्ण रूप से माफी। यानी कि मान लीजिए न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को किसी अपराध के बदले उसे कुछ सजा दी, दंड दिया। अगर राष्ट्रपति उसके दया याचिका पर क्षमा लिख देते हैं या उसे क्षमा के लिए आदेश देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यक्ति की जो सजा है वो पूरी तरीके से माफ कर दी जाएगी, यानी कि इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो टर्म है ये उस व्यक्ति को ठीक उस अवस्था में पहुंचा देती है जब उसने अपराध नहीं किया था, अर्थात इसके अंतर्गत उस व्यक्ति का जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से क्लीन कर दिया जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से माफी मिल जाती है क्षमा के अंतर्गत। दूसरा जो शब्द था दोस्तों, दूसरा शब्द था सजा का प्रविलंब। ठीक है दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि प्रविलंब क्या होता है। दरअसल ये जो प्रविलंब है ना दोस्तों, इसका प्रयोग अधिकतर फांसी प्राप्त अपराधी के संबंध में किया जाता है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायपालिका ने किसी अपराध के बदले फांसी की सजा दी है, ठीक है, और वो राष्ट्रपति के यहां कोई याचिका लगाता है और या फिर नहीं लगाता है और राष्ट्रपति उसकी जो फांसी है उस पर प्रविलंब का उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति जो है उसकी फांसी पर अस्थायी रोक लगा देते हैं। फांसी पर कैसी रोक? अस्थायी रोक लगा देते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है? इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि अब उसे इतना समय मिल जाए उस व्यक्ति को जिसे फांसी हो रही है, ताकि वो राष्ट्रपति के पास क्या लगा सके? दया याचिका लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सजा प्राप्त व्यक्ति को इतना समय देना जिससे वो राष्ट्रपति के समक्ष अपने लिए दया याचिका लगा सके। और प्रविलंब का उपयोग अधिकतर जो व्यक्ति हैं जिनको सजा के रूप में फांसी सुना दी गई है, केवल उन्हीं के प्रयोग संदर्भ में राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है। ठीक है, अगली जो है प्रविलंब के बाद जो अगला है पॉइंट, वो है दोस्तों परिहार, सजा का परिहार करना। ठीक है, सजा का परिहार से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है परिहार से, तो थोड़ा सा इसे समझिएगा। देखिए यहां पर परिहार से क्या तात्पर्य है, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा की अवधि को कम कर देता है। ठीक है, आप अगर पुरानी हिंदी फिल्में देखते हैं या आजकल जो क्रिमिनल क्राइम पर आधारित जो शो जाते हैं उनमें अगर आप देखें तो देखिए, जब आपने किसी अदालत का सीन देखा होगा तो उसमें कई बार जज कहता है कि फलाने सिंह व्यक्ति को आईपीसी की धारा इसके तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाता है।
कठोर का मतलब सश्रम, उससे शारीरिक श्रम करवाया जाएगा, कुछ भी करवा सकते हैं, दंड स्वरूप से शारीरिक श्रम करवा सकती है सरकार, मैंने आपको मूल अधिकारों में बताया था। ठीक है, कमेंट में जल्दी से बताइए कौन सा आर्टिकल का भाग है। ठीक है, तो यदि ऐसा हो तो राष्ट्रपति उसके लिए अगर परिहार का यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को 10 वर्ष कठोर कारावास मिला है, 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है, तो परिहार के अंतर्गत राष्ट्रपति 10 वर्ष को 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, चाहे जितने वर्ष में, 5 वर्ष के कठोर कारावास में तब्दील कर देंगे। यानी कि सजा की प्रकृति तो देखिए वही है, सजा की प्रकृति तो वही है कठोर, लेकिन सजा की जो अवधि है वो कम कर दी गई है। तो परिहार में सजा की अवधि कम की जाती है, ना कि उसकी प्रकृति। प्रकृति वही रहेगी, सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा की अवधि में कम करना क्या कहलाएगा, परिहार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड जो है वो है लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण मतलब किसी चीज को छोटा करना, ठीक है, कम करना। और यहां पर लघुकरण से तात्पर्य है दोनों चीजों से। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा और प्रकृति, सजा की प्रकृति दोनों में परिवर्तन कर देते हैं, दोनों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 10 वर्ष के कठोर कारावास को किस में बदल देना दोस्तों, 5 वर्ष के आसान कारावास में बदल देना। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, अवधि तो कम हो रही है, ठीक है, अवधि तो कम हो ही रही है, साथ में सजा की जो अवधि है, अब देखिए 10 वर्ष से कितनी हो गई है, 5 वर्ष। कठोर कारावास से कैसा बना दिया गया है, आसान बना दिया गया है। तो लघुकरण में सजा की अवधि के साथ साथ सजा की प्रकृति में भी परिवर्तन कर दिया जाता है, ये होता है लघुकरण। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। हमारा जो अगला शब्द है दोस्तों वो है विराम। ठीक है, अब देखिए विराम जो है इसके अंतर्गत इसका उपयोग जो राष्ट्रपति है वो विशेष परिस्थितियों में करेंगे। किस परिस्थिति में करेंगे दोस्तों, विशेष परिस्थिति में। ठीक है, दरअसल इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें मान लीजिए कोई कैदी है, मान लीजिए कोई महिला कैदी है, कैसी है, जो गर्भावस्था महिला कैदी है, गर्भावस्था। तो देखिए उसके घर में पल रहे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है, क्या उसे सजा देने का हक है, बिल्कुल नहीं है। या फिर अपंगता, यानी कि किसी कैदी को अपंगता हो गई है, या फिर आप देखिए बुढ़ापा, ठीक है, या हम कहें बीमारी, ऐसी कोई दिक्कत है किसी कैदी के साथ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है विशेष परिस्थितियों में उस व्यक्ति की सजा को कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, उस पर रोक लगा देते हैं। लेकिन ये रोक कैसी होती है दोस्तों, अस्थायी, यानी कि जब वो सही हो जाएंगे, पुनः सही स्थिति में आ जाएंगे, तो मे भी हो सकता है उनकी ये सजा कंटिन्यू कर दी जाए, यानी कि कुछ समय के लिए इस पर विराम लगा दिया जाता है विशेष परिस्थितियों के चलते। ठीक है दोस्तों, आई होप ये जो क्षमादान शक्ति है ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 161 में आप देखोगे राज्यपाल को भी ऐसे ही कुछ क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक शक्ति और प्राप्त है, वो क्या है दोस्तों, वो है किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो क्या है, सेना में है, सैनिक है, जो कैसे न्यायालय से दंडित है, सैनिक न्यायालय से दंडित है। देखिए यदि किसी सैनिक ने अपनी सर्विस में रहते हुए, ठीक है, सेना के किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया, कोई जुर्म किया, तो उसके जुर्म की सुनवाई जो है आप देखिएगा आम जो हमारे न्यायालय हैं उनमें नहीं होती, बल्कि सैनिक न्यायालय जो अलग से स्थापित किए जाते हैं उनके अंदर होती है। ठीक है, अब सुनिएगा, आपने नाम सुना होगा जैसे कि किसी सैनिक का कोर्ट मार्शल कर दिया, किसी को बर्खास्त कर दिया, तो ऐसी सजाएं सैनिक न्यायालय के द्वारा दी जाती हैं। तो यदि सैनिक न्यायालय से दंडित कोई सैनिक है
तो राष्ट्रपति जो है वो उसके संबंध में भी शक्ति रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च सेनापति हैं, तो वो सैनिक की सजा को कम कर सकते हैं या उसे माफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि ठीक इसी प्रकार की शक्तियां राज्यपाल के पास भी हैं, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्तियां हैं, इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला डिफरेंस तो दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति जो है वो फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं और उसे पूर्णतः माफ भी कर सकते हैं। वहीं पर जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राज्यपाल जो है वो फांसी को केवल उम्र कैद में बदल सकता है, अर्थात उसे पूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता। पहला डिफरेंस बेसिक ये है। देन उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति हैं वो सैनिक न्यायालय से दंडित किसी सैनिक की सभी प्रकार से मदद कर सकते हैं, किंतु राज्यपाल सैनिक न्यायालय से दंडित किसी सैनिक की किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सैन्य शक्तियां प्राप्त नहीं है। गेटिंग और नॉट? ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हाल ही के कुछ एग्जामों में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में एक सवाल और पूछा गया है, और वो जुड़ा हुआ है दोस्तों राष्ट्रपति की, या फिर मैं कहूं कि आर्टिकल 143। ठीक है, देखिए आर्टिकल 143 जो है दरअसल ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। ठीक है, इसे हम कहते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। दरअसल अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है, किसको दी गई है दोस्तों? राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी भी मामले में किससे दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। जैसे 3 तलाक का जो मुद्दा जब शुरू हुआ था सायरा बानो के केस से, तो आपने देखा होगा कि वहां पर राष्ट्रपति महोदय जो थे वो नहीं चाहते थे कि इससे किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो, लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा किया जा सकता है? ठीक है, तो इस संबंध में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी। अब सवाल ये उठता है कि यदि मान लीजिए राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर, कोई जरूरी नहीं धार्मिक मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर राष्ट्रपति यदि किसी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगते हैं, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य होगा? और दूसरी बात, यदि सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है तो क्या जो हमारा राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा? तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि वो मना भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से या न्यायिक शक्तियों से रिलेटेड आपको 2 आर्टिकल याद रखने हैं, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 143, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श देने का अधिकार आता है। ठीक है, तो ये आजकल एग्जाम के ट्रेंड में चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। यहां पर ना तो सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है कि वो सलाह देगा ही, और ना ही राष्ट्रपति बाध्य है कि वो उस सलाह को मानेगा ही। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, राष्ट्रपति की अगली शक्तियों के बारे में। ठीक है, और जो राष्ट्रपति की नेक्स्ट जो शक्तियां हैं ये जुड़ी हुई है भाग 18 से,
या मैं कहूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अच्छा दोस्तों, मुझे याद आया कि इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से जुड़ा हुआ। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में आपने देखा कि राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, कि वो सजा को माफ कर सकता है, सजा को प्रविलंब कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है और सजा पर विराम भी लगा सकता है। तो क्या यह संभव है कि राष्ट्रपति अपनी इस क्षमादान शक्ति का प्रयोग किसी राजनीतिक कारण या किसी धार्मिक कारण के चलते कर सकता है? यदि हां, तो क्या राष्ट्रपति की इस शक्ति का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है? क्या यह मूल संविधान में था? ठीक है, तो इस संबंध में मैंने एक पीसीएस के एक एग्जाम में देखा, एक सवाल पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस विवाद के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे में लाया गया? ठीक है, तो थोड़ा सा इस संबंध में आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देना चाहूंगा, देखिए कि 2006 में एक विवाद था दोस्तों, इसका नाम जरूर याद रख लेना, इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विवाद 2006। ठीक है, इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विवाद जो है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया, या हम ये कहें ये निर्णय दिया कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, इसका भी न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, अर्थात जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और साथ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किसी भी जातिगत, किसी भी धार्मिक या किसी राजनीतिक कारणों के चलते नहीं कर सकता, राजनीतिक कारणों से नहीं करेगा। ठीक है, कहा कि यदि राष्ट्रपति ऐसा करता है तो यदि उसने गलत मंशा के साथ क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया है, जिसमें उसने किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या इत्यादि के आधार पर भेदभाव किया है, तो उसकी उसकी क्षमादान शक्ति का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, इसे इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विवाद के तहत संविधान में जगह दी गई। ठीक है, इसे बहुत जरूरी तरीके से आप याद रखिएगा, पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आपके रीट लेवल की परीक्षाओं में, शिक्षक ग्रेड की परीक्षाओं में ये आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए बैक टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति की आपातकालीन, हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्ति पढ़ी, हमने राष्ट्रपति की विधायिका से जुड़ी हुई शक्ति पढ़ी, हमने राष्ट्रपति की न्यायपालिका से जुड़ी हुई शक्तियां पढ़ी। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में। यहां से खूब सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, यदि हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम पढ़ तो भाग 5 रहे राष्ट्रपति को, लेकिन हम भाग 18 की भी बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां। तो संविधान में जहां भी उसकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके संबंध में हम यहां विश्लेषण कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की, जो संविधान के भाग 18 में दी हुई है। देखिए यहां से किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे अनुच्छेदों के अनुच्छेद मैच मेकिंग के सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के जो सवाल हैं वो कैसे पूछे जाते हैं? दूसरे तरीके के जो सवाल होते हैं दोस्तों, ये पूछे जाते हैं कि ये इन जो आपके जिन आपातकालों को आप पढ़ोगे, आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल, तो इनमें आपसे देखिए पूछा जाएगा आधार के बारे में।
कि राष्ट्रपति इस आपातकाल का, कोई सी भी आपातकाल का उदाहरण लीजिए, इस आपातकाल का उपयोग किस आधार पर करेगा। दूसरा, क्या आपातकाल लगाने की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति की स्वतंत्र शक्ति है, स्वविवेक शक्ति है? यदि नहीं तो वो किसकी सिफारिश पर ऐसा करेगा? और सिफारिश यदि ले रहा है तो सिफारिश कैसी होगी, लिखित होगी या फिर मौखिक होगी? ठीक है, ये भी हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, इससे जुड़ी हुई बात। देन उसके बाद यदि आपातकाल लगा दिया गया है तो उसके बाद बात करेंगे प्रभाव की। ठीक है, कि आपातकाल लगा दिया गया है तो उसका प्रभाव कितने समय तक रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी अधिकतम अवधि कितनी रहेगी। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इन संबंध में। और अंत में हम देखेंगे अब तक किए गए प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों से जोड़कर आपसे आपका एग्जामिनर सवाल पूछता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से आपातकाल हैं, कौन कौन से आर्टिकल में हैं, हम एक एक करके उनकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुच्छेद 352। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति को भाग 18 में विशेष परिस्थितियों में 3 तरीके के आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 352 में जो शक्ति है दोस्तों, इसे कहा जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में जो आपातकाल है दोस्तों, इसे कहा जाएगा संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल। और इसी को आप आम भाषा में क्या कहते हो दोस्तों? राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हो। ठीक है, और जो तीसरा आपातकाल है जिसका नाम है अनुच्छेद 360 में जो दे है, इसका नाम है वित्तीय आपातकाल। क्या नाम है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल। ये 3 तरीके की आपातकालीन शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को भाग 18 में दी गई हैं। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुच्छेद 352 में दिए गए राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, देखिए ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो किन किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसे लगाने के लिए आधार क्या होंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के भारतीय संविधान में 3 आधार दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला होगा बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण यानी कि किसी बाहरी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है अचानक से, तो ऐसी परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी, युद्ध स्थिति। यहां पर युद्ध स्थिति से तात्पर्य है कि हमें यह पता है कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, इस देश के साथ हमारे हालात जो है तनावपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जैसे फिलहाल चीन के साथ, ठीक है, यानी कि हम उसके ऊपर अटैक कर दे या वो हमारे ऊपर कर दे, ऐसी कोई स्थिति बनी हुई रही है। ठीक है, और तीसरा जो आधार है दोस्तों, यह है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति। इन 3 आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है कि अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 352 के अंदर यह शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह एक नया शब्द आपको देखने को मिलेगा। वो होगा दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। कौन सा शब्द होगा? सशस्त्र विद्रोह। यह शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसको क्यों बदला गया, वजह क्या है और किस संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। किसके स्थान पर? आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर। तो ऐसा क्यों किया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इस आंतरिक अशांति शब्द का भरपूर दुरुपयोग किया और उन्होंने इमरजेंसी लगाकर बहुत सारे जो अपने विरोधी थे उनको जेलों में डाल दिया। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी कहीं ना कहीं उसे कुचल दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया की जो स्वतंत्रता थी वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होती है। तो भविष्य में सरकारें ऐसा ना कर पाए, इसका दुरुपयोग ना कर पाए, इसी उद्देश्य के साथ मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से रिप्लेस कर दिया। यानी कि अब तभी तीसरी कंडीशन तभी लागू की जा सकती है जब कोई विशेष समुदाय या विशेष राज्य या क्षेत्र जो है वो सड़कों पर विद्रोह करने लगे आपके हथियारों के साथ, ठीक है, तो ही ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जैसा आपको याद होगा खालिस्तान की मांग को लेकर वहां के कुछ कट्टरपंथ के लोगों ने सशस्त्र विद्रोह किया, ठीक है, तो इस कंडीशन पर ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ये तो हो गया आधार, ठीक है। अब सवाल ये उठता है क्या ये राष्ट्रपति की स्वतंत्र शक्ति होगी? तो ध्यान रखिएगा, कोई सा भी आपातकाल क्यों ना हो, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति कोई सी भी नहीं है, वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही ऐसा करता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, सिफारिश, ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल, देखो दोस्तों यहां पर मंत्रिमंडल शब्द है, मंत्रिपरिषद नहीं, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, कैसी सिफारिश पर दोस्तों? लिखित सिफारिश के आधार पर ही, लिखित सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी आपको एक चीज याद रखनी है, 44वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को अनिवार्य बनाया गया। मूल संविधान में ये नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। पहले सिर्फ मौखिक सिफारिश हुआ करती थी। ठीक है, समझ आया दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल में आपने आधार देखा, सिफारिश देखी। ठीक है, अब मान लीजिए सिफारिश होने के पश्चात यहां पर लग गया है, राष्ट्रीय आपातकाल यूज हो गया है। ठीक है, मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है, तो उसके बाद हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या होगा। ठीक है, प्रभाव क्या होगा? देखिए यदि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 लागू कर दिया है तो आने वाले 6 माह तक इसका प्रभाव रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति 6 माह के भीतर संसद की बैठक बुलाएगा और इस आने 6 माह नहीं, माफी चाहूंगा साहिल, मैं यहां पर थोड़ा सा, तो प्यारे साथियों अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं इनके संबंध में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनका प्रयोग कब कब किस किस स्थिति में किया गया, क्या इनका कभी दुरुपयोग भी देखने को मिला। ऐसे तमाम बातों की चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आप पुराने जो वीडियो लेक्चर हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए, मूल अधिकारों से जुड़े हुए, उनको आप अच्छे से पढ़ें और अपने लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करें और साथ में जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग इनसे लाभान्वित हो सकें, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे YouTube चैनल एम द लर्निंग ऐप को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।